हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन। और आज से हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल्स। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के हिसाब से यही डेफिनेशन दिया गया है। डेफिनेशन से साफ है कि ये प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से कोई बिजनेस शुरू किया गया है। इसमें कम से कम 2 व्यक्ति होते हैं और अधिक से अधिक 50। फाइन, मिनिमम मेंबर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म will be 2 and maximum is 50 people। And their motive is to earn profit by doing a business and this business should be a legal business। एक कानूनी व्यापार होना चाहिए। अवैध या गैर कानूनी व्यापार को मान्यता नहीं रहती है और इस तरीके से लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया व्यापार जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक से अधिक 50 व्यक्ति सम्मिलित हो सकें, इसे ही पार्टनरशिप का नाम दिया गया है। और व्यापार से होने वाले प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में बांट लेते हैं और हर पार्टनर का आपस में एक रिश्ता होता है, मतलब एक एग्रीमेंट के हिसाब से सब एक दूसरे के लिए काम करते हैं, फर्म के लिए काम करते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं। एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट टू ईच अदर। और यहाँ ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स को बिजनेस के मैनेजमेंट में काम करना है, ये कोई कंपलसरी नहीं है। हो सकता है कि कुछ पार्टनर्स काम करते हैं और बाकी के पार्टनर्स अपना दूसरा काम करते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या सारे के सारे पार्टनर्स मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 2 पीपल आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म और मैक्सिमम 50 पीपल को हम इंक्लूड कर सकते हैं पार्टनरशिप फर्म बनाने में। लेकिन इनके बीच में व्यापारिक संबंध किस तरीके से रहेगा उसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब रिटर्न एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। तो किस बात का एग्रीमेंट है यहाँ कि हम व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटा जाएगा, सैलरी कितनी मिलेगी, कमीशन कितना मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, उसे हम आपस में डिस्कस कर लेते हैं और जब सारे पार्टनर्स मान जाते हैं तो उनकी मर्जी के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म का गठन हो जाता है। नाउ दिस पार्टनरशिप डीड के बारे में एक बात और है कि ये ओरल डीड भी हो सकता है और रिटन डीड भी हो सकता है। ओरल डीड तब पॉसिबल है जब सारे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, तो ओरली भी ये डिसाइड किया जा सकता है कि प्रॉफिट कितना रहेगा, सैलरी कितनी रहेगी, कमीशन कितना रहेगा और जो कुछ भी इनको फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करना है वो आपस में ही वो बातचीत करके सेटल कर लेंगे प्रॉफिट को। लेकिन कई बार पैसे के मामले में लोग एक दूसरे पर कम विश्वास करते हैं या किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसे अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप डीड को रिटर्न भी बनाया जा सकता है। इसे एक पीस ऑफ पेपर में लिखा जाता है और सारे पार्टनर से उसे साइन कराया जाता है कि वो इन सब प्रोविजंस के लिए एग्रीड हैं। और फिर फर्म इसी रिटर्न डॉक्यूमेंट के हिसाब से प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन और जो कुछ भी उसमें लिखा हुआ है उसका पालन करता है, क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स इसके लिए सहमत हो चुके हैं पहले ही। रिटर्न पार्टनरशिप डीड बनाना बेहतर भी है, अच्छा है, ताकि क्योंकि कई बार अगर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसे सेटल करने में रिटर्न डॉक्यूमेंट बहुत काम आता है। और अगर कोई मामला बढ़ भी जाता है, अगर कोर्ट केस वगैरह भी हो जाता है तो कोर्ट में इसे एक एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन ओरल डीड को कोई भी एविडेंस के रूप में एक्सेप्ट करना मुश्किल बात है।
सो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अगर रिटर्न पार्टनरशिप डीड नहीं बना है तो कुछ पॉइंट्स को याद रखना या कुछ पॉइंट्स का फर्म में पालन करना जरूरी है। तो हमें उन पॉइंट्स को ध्यान देना है, क्योंकि हम अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं तो अकाउंटेंसी में ये सारे पॉइंट्स जो है वो बहुत काम आने वाले हैं। सो प्रोविजंस टू बी अप्लाइड इन अ फर्म इन एब्सेंस ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, ये चीज़ हमें हमेशा थ्रू आउट द पार्टनरशिप हमें याद रखना है कि पार्टनरशिप डीड अगर रिटर्न में नहीं है फर्म के पास तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से प्रोविजंस फर्म में लागू किए जाने चाहिए। सो लेट अस डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन इन partnership accounts is that provisions affecting accounting treatment in absence of a partnership deed। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है फर्म के पास तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के कौन से प्रोविजंस को फर्म में लागू करना अनिवार्य है यानी कंपलसरी है, वो हमें जानना ही है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट और लॉस आर शेयर्ड इक्वली बाय द पार्टनर्स। मतलब ये है कि अगर हमारे पास 3 पार्टनर हैं तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको तीनों में बराबर बांटा जाएगा। अगर 5 हैं तो पांचों में बराबर बांटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टनर को ज़्यादा या कम दिया जाए। और ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इस बात पर भी डिसाइड नहीं किया जा सकता कि कोई मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, कोई नहीं करता है, कोई कंट्रीब्यूट फर्म के लिए करता है, कोई नहीं करता है। इस तरीके से हम प्रॉफिट को कम ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर आपको कम ज़्यादा प्रॉफिट देना था तो उसे पार्टनरशिप डीड में लिखना था। क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कानून यही कहता है कि प्रॉफिट और लॉस को पार्टनर्स बराबर बांटेंगे। सेकेंड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू पार्टनर्स। सो जब पार्टनरशिप फर्म का गठन होता है तो सारे पार्टनर्स कुछ ना कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं कि बिजनेस शुरू किया जा सके या बिजनेस को बढ़ाया जा सके। अगर वो अमाउंट पार्टनरशिप फर्म में नहीं लगाते और उसे बैंक में रखते तब भी वो अमाउंट पर उनको इंटरेस्ट मिलने वाला था। लेकिन यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं होने के कारण इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये कहा गया है कि पार्टनर्स अपने इन्वेस्टेड कैपिटल पर फर्म से कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए था तो आपके पास पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए था। क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविज़न के हिसाब से हमें पार्टनर्स के कैपिटल पर कभी भी इंटरेस्ट नहीं देना है। देन थर्ड पॉइंट है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अलाउड टू पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स फर्म से अपने कैपिटल में से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लेते हैं तो इस अमाउंट को जब वो वापस करेंगे फर्म को तो इंटरेस्ट के साथ वापस करना जरूरी नहीं है। इस तरीके से पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज्ड फ्रॉम द पार्टनर्स बाय द फर्म। नाउ फोर्थ पॉइंट है 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर। कई बार ऐसा होता है कि फर्म को पैसे की ज़रूरत होती है और वो बैंक वगैरह से लोन लेने के बदले ऐसा हो जाता है कि कोई पार्टनर ही एक्स्ट्रा मनी लोन के रूप में फर्म को देता है। तो ऐसे कंडीशन में जब किसी पार्टनर ने अपने ही फर्म को लोन दिया है उस लोन पर 6% पर एनम की दर से ब्याज यानी इंटरेस्ट मिलेगा। ना 6% से ज़्यादा ना 6% से कम। अगर ज़्यादा या कम जैसी कोई बात होती तो वो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए था, जो कि नहीं है। देन फिफ्थ पॉइंट इज नो रेमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। सो पार्टनर्स जब फर्म के लिए काम करते हैं एज अ मैनेजर या एज अ पर्सन हु इज़ प्रमोटिंग सेल्स ऑफ द कमोडिटी विच इज़ सोल्ड बाय द फर्म, इसके लिए पार्टनर को कोई भी सैलरी या कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स को सैलरी चाहिए कि मैं फर्म के लिए काम करता हूँ, मैनेजमेंट देखता हूँ, पूरा व्यापार को संभालता हूँ, तो अगर वो सैलरी चाहता है तो उसे पार्टनरशिप डीड में लिखना है और सारे पार्टनर्स उसे साइन करेंगे तब जा करके वो सैलरी या कमीशन उन्हें मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड आपके पास है ही नहीं तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को तो लागू करना अनिवार्य है और एक्ट के हिसाब से पार्टनर्स को रेमुनरेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी, कमीशन एटसेट्रा फॉर वर्किंग फॉर द फर्म नहीं दिया जाएगा। सो नो सैलरी और कमीशन टू द पार्टनर्स। नाउ सिक्स्थ वन इज दैट नो एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर
अनलेस ऑल द पार्टनर्स अग्री टू इट। मतलब अगर हमको फर्म में एक नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस करना है या लाना है तो उसके लिए सारे पार्टनर्स की सहमति जरूरी है। अगर किसी एक पार्टनर ने भी मना कर दिया या इसका विरोध किया तो नए पार्टनर को एडमिशन नहीं दिया जा सकता। मान लीजिए हमारे पास 20 पार्टनर्स हैं और 21st पार्टनर को एडमिट करना है और 20 के 20 पार्टनर्स को एग्री करना पड़ेगा, तब जा कर के नया पार्टनर जो है एडमिट होगा। लेकिन अगर 20 में से एक पार्टनर ने भी इसका विरोध किया या उसे मना किया तो वो नए पार्टनर का एडमिशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये वो 6 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें थ्रू आउट पार्टनरशिप पढ़ते समय याद रखना है। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले जाना चाहिए और क्वेश्चन को रीड करने के साथ साथ ये सारे पॉइंट्स आपको दिखाई और समझ देने चाहिए क्वेश्चन में। अगर आप इन पॉइंट्स को भूल जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन भी गलत हो जाएगा। सो यही वो पिलर्स हैं या यही वो पॉइंट्स हैं जिनको हमेशा हमें याद रख के हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कई बार क्वेश्चन साइलेंट होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से उसमें हिंट नहीं दिया रहता है कि हमें क्या करना है, लेकिन आपको ये 6 पॉइंट्स अगर मालूम है तो आप ऑटोमेटिकली इन 6 पॉइंट्स का यूज़ करके सही सॉल्यूशन सोच सकते हैं। और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द चैप्टर पार्टनरशिप। वो हम जैसे जैसे लेसन आगे बढ़ता जाएगा और समय आता जाएगा वैसे वैसे हम धीरे धीरे सारे कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। लेकिन फिलहाल हम इन 6 पॉइंट्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करते हैं। सो लेट अस सी द एक्सरसाइज फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। सो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ रिलेटेड टू पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड को याद रखना ज़रूरी है और उसी के हिसाब से हमें क्वेश्चंस में डिसीजन लेने हैं कि प्रॉफिट में किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू इट। तो जो अभी हमने पढ़ा, जो 6 पॉइंट्स हमने पढ़ा कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस में जो लिखा है वही उसी का हमें पालन करना है। सो फर्स्ट क्या कह रहा है, सैलरी टू पार्टनर्स। सो पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है यहाँ, मतलब पार्टनरशिप डीड है ही नहीं हमारे पास, तो कभी भी पार्टनर्स को सैलरी नहीं मिलेगा। सो यहाँ आंसर लिखा हुआ नॉट अलाउड। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ। देन बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ये इसके लिए भी मना किया गया है, सो इट इज़ नॉट अलाउड। देन इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन सिर्फ 6% पर एनम है, नॉट मोर देन दिस, नॉट लेस देन दिस। एवरी टाइम वी हैव टू गिव ओनली 6% इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर टू द फर्म, है ना। फर्म ने बैंक से लोन लेने के बदले किसी पार्टनर से ही लोन ले लिया है फंड्स का अरेंजमेंट के लिए, तो उस पर उनको ब्याज तो देना पड़ेगा। लोन का अमाउंट वापस करना है वो तो पहली बात है, लेकिन आपको इंटरेस्ट भी तो देना है, ईयरली इंटरेस्ट। सो व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एज प्रिस्क्राइब्ड इन द पार्टनरशिप एक्ट, इट इज़ ओनली 6% पर एनम। सो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज हाउ मच, 6%। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, मतलब ये सारी चीज़ों को मतलब प्रॉफिट जो बच रहा है सारे एक्सपेंसेस को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कोई पार्टनर कह सकता है कि हमें ज़्यादा प्रॉफिट दीजिए, कोई कहेगा कि इसको कम देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपको हमेशा पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट देना है, चाहे वो मैनेजर के रूप में काम कर रहा हो, चाहे ना काम कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस देखने आता है नहीं आता है, दैट इज़ नॉट एनी क्राइटेरिया। Every partner is to be treated equally and therefore profit is to be distributed equally. Then point E, interest on partners drawing. Partners अगर अपने invested capital में से कुछ अमाउंट पर्सनल रीज़न के लिए निकाल लेते हैं तो जब वो वापस करते हैं फर्म को लिया हुआ पैसा तो ब्याज के साथ वापस करने की ज़रूरत नहीं है। सो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज सजेस्टेड इन द पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजंस। सो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। देन इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ पार्टनर, फाइन। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू अ पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फाइन। कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि पार्टनर को लोन की ज़रूरत होती है और फर्म भी ये काम कर सकता है। सो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज फ्रॉम द पार्टनर्स बाय द फर्म। सो कोई इंटरेस्ट नहीं देना है।
सो इन चीज़ों को हमें समझना और याद रखना जरूरी है। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। Mahesh, Ramesh and Suresh are partners in a firm. They do not have a partnership deed. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के हिसाब से हमें इन सारे पॉइंट्स को आंसर करना है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस्ड द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। नाउ फर्स्ट ईयर बिजनेस का हो गया है, प्रॉफिट भी सामने है। अब जब बांटने की बारी आई पार्टनर्स को आपस में, तो सारे पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स के ओपिनियन अलग अलग है। तो हमें बताना है कि सही चीज़ क्या है जो उनको करना है। इसका मतलब यह है कि पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजंस लिखे हैं उसी को हमें आंसर बनाना है, क्योंकि हमारे पास कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। सो लेट अस सी द फर्स्ट पॉइंट। महेश वांट्स दैट interest on capital should be allowed to the partners, but रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। महेश का कहना है कि सारे पार्टनर्स को उनके इन्वेस्टेड कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, लेकिन रमेश और सुरेश कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए। तो ना तो हमको रमेश की सुननी है, रमेश सुरेश की सुननी है, ना महेश की। हमें किसकी सुननी है? हमें पार्टनरशिप एक्ट में जो लिखा है वो करना है। और पार्टनरशिप एक्ट कहता है नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड। सो कौन सही हो गया यहाँ पर? रमेश और सुरेश का कहना हमको मानना है, और महेश जो कह रहा है कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, ये जो है नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है। देन पॉइंट बी, रमेश वांट्स दैट द पार्टनर्स शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी, बट महेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। अब यहाँ रमेश कह रहा है कि हमें सैलरी मिलना चाहिए, है ना, क्योंकि वो पार्टनर्स हैं, या पार्टनर्स होने के कारण वो बिजनेस को संभालते हैं, इसलिए उनको सैलरी मिलनी चाहिए। लेकिन महेश और सुरेश एग्री नहीं करते। लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि नो सैलरी इज टू बी प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। चाहे वो काम करते हो चाहे ना करते हो, आप सैलरी नहीं ले सकते। सो महेश और सुरेश जो कह रहे हैं वो पार्टनरशिप प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप के अनुसार है, इसलिए ये सही है, और रमेश का जो कहना है ये माना नहीं जा सकता। फाइन। देन पॉइंट सी, महेश एंड रमेश वांट्स दैट सुरेश शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, बट सुरेश डज नॉट एग्री। अब यहाँ लोन की बात आ गई। लोन किसने किसको दिया है? लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म, फर्म ने लोन दिया है और इस पर ब्याज मांग रहे हैं। फाइन। सुरेश को लोन दिया गया है। फाइन। और सुरेश को कह रहा है महेश और रमेश कह रहे हैं कि सुरेश को आप इंटरेस्ट भी दीजिए, लेकिन सुरेश इस बात से इनकार कर रहा है। तो सुरेश का कहना सही है, सुरेश को इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रोविज़न में यही लिखा हुआ है कि नो इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी चार्ज्ड फ्रॉम एनी पार्टनर। फाइन। देन पॉइंट डी, Mahesh and Ramesh, having contributed larger amount of capital, desire that the profits should be distributed in the ratio of their capital contribution, but Suresh does not agree. अब फर्म में सारे के सारे पार्टनर्स बराबर मात्रा में या बराबर अमाउंट का कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं है। कोई ज़्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, कोई लेस कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। फाइन। सो महेश और रमेश ने ज़्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए वो चाहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो। अगर ऐसा होगा तो महेश और रमेश को प्रॉफिट में से ज़्यादा हिस्सा मिलेगा। फाइन। लेकिन सुरेश इस बात से सहमत नहीं है। तो ये सुरेश का कहना सही है, क्योंकि प्रोविज़न में क्या लिखा हुआ है कि सारे पार्टनर्स को प्रॉफिट बराबर बांटा जाएगा, चाहे आपने ज़्यादा कैपिटल लगाया हो या कम कैपिटल लगाया। मान लीजिए महेश और रमेश ने, इसने 10 लाख लगाया है, इसने 15 लाख लगाया है, और सुरेश ने 5 लाख लगाया है। तो ऐसे में महेश और रमेश जो है वो कैपिटल रेशियो डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं तो उनको ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, ऐसा सोच करके वो कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने कह रहे हैं। लेकिन पार्टनरशिप डीड में लिखा, पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को बराबर यानी इक्वल रेशियो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए।
Now let us see question number 3. Following differences have arisen among P, Q and R. State who is correct in each case. फाइन, यहाँ भी आप ये मानिए कि देर इज़ नो पार्टनरशिप डीड एंड ये जो पॉइंट्स दिए हैं आपको सही क्या लगता है ये हमें बताना है. फाइन. और पी क्यू एंड आर जो है वो पार्टनर्स हैं. पॉइंट ए, पी यूजेस 50,000 रुपीज़ belonging to the firm and earned a profit of rupees 5,000. Q and R want the amount to be given to the firm. मतलब ये है कि P ने फर्म का 50,000 रुपीज़ यूज़ किया और फिर 5,000 रुपीज़ प्रॉफिट कमा लिया. अब Q एंड R कह रहे हैं कि पूरा का पूरा 50,000 और 5,000 आप फर्म को लौटाइए. तो किसका कहना सही है? Q और R का कहना सही है, क्योंकि ये फर्म का ही पैसा था और इसी से प्रॉफिट जनरेट हुआ है. तो इस तरीके से पूरा का पूरा 55,000 रुपीज़ पी को वापस करना चाहिए फर्म को. पॉइंट बी में लिखा है Q यूजेस 10,000 रुपीज़ बिलोंगिंग टू द फर्म एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ रुपीज़ 1,000. अब Q ने फर्म का 10,000 रुपीज़ इस्तेमाल किया और कुछ व्यापारिक लेन देन के लिए इस्तेमाल किया, जो कि फर्म से बाहर की बात है, और उससे उसे 1,000 रुपीज़ का लॉस हो गया. ही वांट्स द फर्म टू बेयर द लॉस. अब उसका कहना यह है कि 1,000 रुपीज़ लॉस फर्म बेयर करेगा. मतलब क्यू पर्सनली उसे बेयर नहीं करना चाहता और वो वापस 9,000 रुपीज़ करना चाहता है. 10,000 रुपीज़ ले गया था, 1,000 रुपीज़ उसने गंवा दिए. अब वो कह रहा है 9,000 रुपीज़ मैं फर्म को वापस करूँगा. मतलब लॉस शुड बी बॉर्न बाय द फर्म. तो यहाँ कौन गलत है? क्यू इज़ रॉन्ग. क्यू इज़ रॉन्ग. क्यू को पूरा का पूरा 10,000 रुपीज़ देना है. फाइन. देखिए, इस बात को समझिए कि अगर प्रॉफिट जनरेट होता है फर्म की प्रॉपर्टी से, अगर किसी पार्टनर ने प्रॉफिट कमा लिया है तो वो प्रॉफिट फर्म का ही है, क्योंकि फर्म का ही मनी यूज़ हुआ था. लेकिन अगर फर्म के मनी से अगर पार्टनर के डिसीजन के कारण लॉस होता है तो पार्टनर को ही अपना ये लॉस बेयर करना पड़ेगा और फर्म को पूरा का पूरा 10,000 रुपीज़ वापस मिलना चाहिए. पॉइंट सी, पी एंड क्यू वांट टू परचेस गुड्स फ्रॉम स्टार लिमिटेड एंड आर डज नॉट एग्री. देखिए, यहाँ 3 पार्टनर हैं, पी क्यू एंड आर, और पी और क्यू चाहते हैं कि गुड्स कहाँ से खरीदा जाए? स्टार लिमिटेड से खरीदा जाए. लेकिन आर इस बात से एग्रीड नहीं है. तो क्या करना चाहिए? मेजॉरिटी विंस. देखिए, 3 में से 2 लोग आर के स्टार लिमिटेड के फेवर में है, इसलिए ये सौदा किया जा सकता है और गुड्स आर स्टार लिमिटेड से परचेस किया जा सकता है. वाई? बिकॉज मेजॉरिटी पीपल हैव एग्रीड हियर. यहाँ पर ये कोई एडमिशन ऑफ अ पार्टनर नहीं है. एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में सारे पार्टनर्स को एग्री होना जरूरी है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ परचेस ऑफ गुड्स का मामला है. तो इसमें देखिए 66.66% पीपल आर इन फेवर ऑफ द डिसीजन. सो आर के ऑब्जेक्शन लेने से डील कैंसिल नहीं की जा सकती. परचेज ऑफ गुड्स किया जा सकता है स्टार लिमिटेड से. नाउ पॉइंट डी, क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू एज अ पार्टनर एंड पी डज नॉट एग्री. 3 पार्टनर हैं हमारे पास, पी क्यू आर. अब एक नया पार्टनर आना चाहता है डब्ल्यू, जिसके लिए क्यू और आर जो है वो एग्रीड है कि डब्ल्यू आ जाए, लेकिन पी को ऑब्जेक्शन है. तो डब्ल्यू नहीं आ सकता, क्योंकि ये न्यू पार्टनर के एडमिशन का मामला है. इसमें सारे पार्टनर्स को एग्री होना जरूरी है और यहाँ वन ऑफ द पार्टनर पी इज नॉट एग्रीइंग. एज अ रिजल्ट डब्ल्यू कैन नॉट बी एडमिटेड इन द फर्म. लेट अस सी द लास्ट पॉइंट. पॉइंट ई, आर हैड गिवन लोन ऑफ रुपीज 2 lakh टू द फर्म एंड डिमांड्स इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% per annum. P and Q do not want to pay the interest. Now, R had given a loan of rupees 2 lakh to the firm. फर्म ने लोन रिसीव किया है किससे? R से. फाइन. और इस पर 10% इंटरेस्ट वो चाहता है. तो पार्टनरशिप प्रोविजन, पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है कि इस तरीके का जो लोन है जो पार्टनर फर्म को देता है उस पर सिर्फ 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलना चाहिए. फाइन. सो 10% नहीं दे सकते, सिर्फ 6% दिया जा सकता है.
एंड पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे इंटरेस्ट, ये भी गलत है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं देना ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टनरशिप प्रोविजंस में लिखा हुआ है कि 6% इंटरेस्ट पर एनम देना है, तो हमें देना ही पड़ेगा, और ये 10% भी नहीं, 6% ही हमें देना पड़ेगा. सो दैट इज द आंसर, इट इज रिटन हियर, आर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. So, I believe that you are getting the concept of the chapter very well. And if you still have any doubt regarding the concept building of the chapter partnership, then you ask it in the comment section. Please like, subscribe, and share the channel. Thank you so much for watching.